देखिए अपन इसमें यंग का द्विस्लिट प्रयोग अपन जान रहे थे। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में अपन ने प्रायोगिक व्यवस्था इसकी लिखी थी। वो जो प्रायोगिक व्यवस्था अपन ने इसमें नोट की थी या लिखी थी, वो प्रायोगिक व्यवस्था थी मॉडर्न YDAC की, यानी कि आधुनिक यंग द्विस्लिट प्रयोग की थी। जबकि एक्चुअल में यंग ने जो 1802 के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को किया था, 1801-1802 के अंदर, तब इन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया था, और स्लिट की जगह इन्होंने पिन होल यानी सूची छिद्र का इन्होंने उपयोग किया था। परंतु अपन अब जो अध्ययन करते हैं वो मॉडर्न YDAC का करते हैं, यानी कि वर्तमान में जो अपन यंग द्विस्लिट प्रयोग जो काम में लेते हैं उसके अंदर इन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट काम में ली थी और स्लिट्स को यूज किया था। तो चित्र उसी का अपन बनाते हैं, उसी का अपन डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो देखिए उस प्रायोगिक व्यवस्था में क्या था अपन ने जिसको लिखा था, फिर उसके पश्चात अपन प्रेक्षण लेंगे। यहां इन्होंने एक स्लिट ली, ये एक उन्होंने यहां पर क्या ली, एक स्लिट ली, और इस स्लिट के ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक वर्णीय प्रकाश को क्या कराया गया, आपतित कराया गया, जो कि इस प्रकार से। और ये प्रकाश है तरंगाग्र के रूप में यानी वेव फ्रंट के रूप में। ये इसके संचरण की दिशा अपन ले रहे हैं कि प्रकाश इस तरह से जा रहा है, लाइट की डायरेक्शन ये है। अब देखिए यहां से ये लाइट इस तरह से वेव फ्रंट के रूप में निकल रही है। इस तरह से वेव फ्रंट के रूप में ये इससे लाइट क्या हुई है, पास हुई है। और यहां एक ऐसा पर्दा रखते हैं अपन, यहां पर एक ऐसा पर्दा रखते हैं, उस पर्दे के अंदर यहां इसको तो अपन नाम दे रहे हैं L। एक ऐसा पर्दा रखते हैं जिसमें दो छिद्र करते हैं, और वो दोनों जो छिद्र होते हैं जिसके ऊपर जो कि इस प्रकाश स्रोत, ये अपने पास प्रकाश स्रोत S बन गया। ये जो मेरे पास प्रकाश स्रोत S बना है, इस प्रकाश स्रोत S से समान दूरी पर होते हैं, परंतु इसकी सीध में नहीं होते हैं, अर्थात इसके ऊपर या नीचे की स्थिति में होते हैं, लेकिन इसकी वो सीध में नहीं होते हैं, यानी कि वो इस प्रकार से होते हैं। यहां पर मैं इस पर्दे को रख रहा हूं, और इसके अंदर इस एज से एग्जैक्टली समान दूरी पर, इतनी दूरी पर ये, तो इतनी ही दूरी के ऊपर ये दो छिद्र इसमें किए हुए हैं। ये दोनों छिद्र दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों की भांति कार्य करेंगे। ये दोनों छिद्र दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों की भांति क्या करेंगे, कार्य। इनके नाम दे देते हैं S1 और ये S2। दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत अपने पास ये बन गए हैं। देखिएगा इसको अपन बनाए उससे पहले एक चीज आप जान लो, ये तरंगाग्र अपन यूं ले रहे हैं इस तरह से। अब तरंगाग्र जब अपन ले रहे हैं, यूं कह सकते हैं प्रकाश जो तरंग के रूप में गमन कर रहा है, प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, तो देखिए इस प्रकार से अपन तरंग लेते हैं। तरंग को चलते हुए इस तरह से लेते हैं अपन। यहां ये इसके लिए स्रंग है, तो ये इसमें क्या होता है, गर्त होता है, यानी स्रंग और गर्त के रूप में गमन कर रहा है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, स्रंग को तो फुल लेंथ से मैं शो कर रहा हूं, और जो यानी कंटिन्यूअस जो लाइन है उससे मैं स्रंग को दर्शाऊंगा इसके अंदर, और जो डॉटेड है उससे मैं गर्त को दर्शा रहा हूं। यानी इस प्रकार से तरंगाग्र गमन कर रहा है। वेव फ्रंट का संचरण इस प्रकार से, स्रंग गर्त, ये फिर वापस से ये लो स्रंग,
फिर ये वापस से क्या आ जाए गर्त, यानी कि श्रृंग और गर्त के रूप में ये चल रहा है। इसी को अपन शो इसके अंदर कर रहे हैं। तो देखिएगा यहां से अब अपन ने क्या किया, ये दो प्रकाश स्रोत अपने पास बन गए हैं S1 और S2। इनसे ये दोनों प्रकाश स्रोत तरंगाग्र के विभाजन द्वारा बने हैं। देखो ध्यान रहे, कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक तो है तरंगाग्र का विभाजन द्वारा, एक है आयाम का विभाजन। तो इसके अंदर जिस विधि का उपयोग होता है वो है तरंगाग्र के विभाजन द्वारा कला संबंध स्रोत प्राप्त करना। इसमें तरंगाग्र के विभाजन से यानी वेव फ्रंट के डिवीजन से दो कला संबंध स्रोत S1 और S2 अपन को प्राप्त हो रहे हैं। अब इससे फिर आगे द्वितीयक तरंगिकाएं यानी सेकेंडरी वेवलेट्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है वो देखिए। अब वो सेकेंडरी वेवलेट्स में जब इंटरफेरेंस होगा यानी व्यतिकरण होगा, क्योंकि कला संबंध है, उनकी आवृत्तियां समान है, एक ही प्रकाश स्रोत से प्राप्त हुई हैं, तो उनके मध्य व्यतिकरण की घटना अवश्य होगी। जब व्यतिकरण होगा तो व्यतिकरण प्रतिरूप यानी इंटरफेरेंस पैटर्न अपन को एक पर्दे के ऊपर जो प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा वो जानते हैं, ताकि उसको अपन प्रायोगिक प्रेक्षण में लिख सकें। तो देखें ये एक सेकेंडरी वेवलेट्स या यूं कह सकते हैं द्वितीयक तरंगाग्र, सेकेंडरी वेव फ्रंट भी कह दो या सेकेंडरी वेवलेट्स कह दो, ये यहां से इससे प्रोड्यूस हुआ, ये इससे प्रोड्यूस हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये श्रृंग के रूप में है, तो नेक्स्ट जो अपने पास इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है गर्त के रूप में, ये लीजिए। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट एक और बना दीजिए आप, ये फिर एक श्रृंग के रूप में आ गया है। फिर नेक्स्ट में फिर एक और बना देता हूं इसके अंदर गर्त के रूप में, फिर एक श्रृंग के रूप में बना दिया है। फिर नेक्स्ट फिर मैं एक गर्त के रूप में ये गर्त के रूप में और बना देता हूं, ये आर्क फॉर्म यानी चाप की तरह मैं इन्हें बना रहा हूं, ये इस तरह से। ये इस तरह से आप इनको बनाते चले जाएं आगे तक। और ये एक इसके सामने एक अपन ने एक पर्दा रखा हुआ है जहां पर कि व्यतिकरण प्रतिरूप को अपन देखेंगे, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न को अपन इस पर्दे के ऊपर इसको देखेंगे। तो आप देखिएगा यहां पर्दे का जो मध्य का बिंदु है उस पर आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, पर्दे का जो मध्य का बिंदु है वहां अपन क्या देखेंगे कि तरंगे समान कला में अध्यारोपित होंगी। समान कला से तात्पर्य है कि जब श्रृंग से श्रृंग अध्यारोपित हो रहा हो या गर्त से गर्त अगर अध्यारोपित हो रहा है तो तरंगे समान कला में मिलती हैं। तो देखिए अपन कहां किस तरह से अपने पास वैल्यूज आती हैं उनको देखें अपन। यहां देखें आप, यहां इस पॉइंट को मैं मिला रहा हूं तो यहां देखें आप गर्त से गर्त मिल रहा है और इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर यहां पर भी देखें आप गर्त से गर्त मिल रहा है, ये लो मैंने इस तरह से शो कर दिया। यहां पर भी गर्त से गर्त मिल रहा है इस तरह से, यहां पर भी गर्त से गर्त मिल रहा है। अब इन बिंदुओं को अगर मैं मिलाता हूं तो मैं इसमें क्या पाता हूं, देखो ये लाइन इस तरह से, ये पर्दे पर यहां प्राप्त होती है, जहां पर कि मैंने क्या देखा इस प्रेक्षण में कि गर्त से गर्त श्रृंग से श्रृंग अगर यहां मिल रहा है तो पर्दे के ऊपर एक चमकीली एक पट्टिका प्राप्त होती है। जो ब्राइट जो पट्टिका अपन को मिल रही है, स्ट्रिप्स मिल रही है, जो चमकीली पट्टिका है, इसे कहा जाता है दीप्त फ्रिंज। ये ले लिया है मैंने बी नोट, ये लीजिए मैंने इसको बी नोट से लिख दिया है, बी यानी ब्राइट। फिर इसके अपन साइड में देखें तो देखिए भाई यहां क्या देख रहे हैं, श्रृंग से गर्त मिल रहा है जिसको कि मैं इस तरह से डार्क पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर यहां फिर देखिएगा गर्त से श्रृंग मिल रहा है, डार्क पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसको भी मैंने डार्क पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। इनको मिलाता हूं मैं
तो यहां पर्दे के ऊपर मैं क्या देख रहा हूं, श्रृंग से गर्त और गर्त से श्रृंग मिल रहा है, यानी कि विपरीत कला में अध्यारोपित हो रहे हैं, अर्थात यहां विनाशी व्यतिकरण की घटना हो रही है। और यहां ये डार्क फ्रिंज अपन को प्राप्त होती है, यानी कि अदीप्त पट्टिका एक प्राप्त होती है, या यूं कह सकते हैं काली पट्टिका अपन को प्राप्त हो रही है। ऐसा ही आप इस ओर देखिएगा, यहां पर भी देखिएगा श्रृंग से गर्त मिल रहा है, फिर यहां पर भी श्रृंग से गर्त मिल रहा है, यहां पर भी आप देखेंगे तो श्रृंग से गर्त मिल रहा है। इस तरह से इनको भी आप मिलाइए, यहां ये फिर अपने पास डार्क आ गई। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो केंद्रीय बिंदु है पर्दे का जो मध्य का बिंदु है, इन दोनों स्लिट के मध्य के जो सामने का बिंदु है, उस सामने के बिंदु पर अपन एक चीज देखते हैं कि वहां पर दीप्त फ्रिंज अपन को प्राप्त हो रही है, यानी कि एक चमकीली पट्टी का अपन को प्राप्त हो रही है, और उसके दोनों तरफ कैसी आ रही है, डार्क आ रही है, अदीप्त पट्टिका प्राप्त हो रही है। फिर देखें अपन इसके बाद फिर अपने पास कैसा अपन को प्राप्त हो रहा है, तो देखिए यहां देखिए, फिर देखिए गर्त से गर्त मिल रहा है। आप इनको आगे और भी ले सकते हैं ऐसे, या ये लो, इसको मैं पूरा कर देता हूं ऐसे। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर तो मेरे पास श्रृंग से श्रृंग मिल रहा है, ये लो, फिर यहां मेरे पास गर्त से गर्त मिल रहा है, फिर श्रृंग से श्रृंग मिल रहा है। इसी क्रम में इनको आप मिलाते चले जाएं, ये लो, तो मेरे पास फिर क्या प्राप्त हुआ, यहां पर ब्राइट प्राप्त हुई। फिर इसी तरह से यहां इस ओर भी मैं क्या देखता हूं कि अगर इसको मैं इस तरह से पूरा कर लेता हूं, ये लीजिए, यहां मेरे पास ये प्राप्त हो रहा है श्रृंग से श्रृंग, फिर गर्त से गर्त, फिर श्रृंग से श्रृंग। इसी क्रम में ये लो, इनको मैं इस तरह से यहां पर्दे के ऊपर फिर मेरे पास एक चमकीली पट्टिका फिर मेरे पास प्राप्त हो रही है। और इसी क्रम में अपन क्या देखते हैं, आगे आप बढ़ते चले जाएं, फिर आगे आप देखिएगा फिर से, अगर मैं इसको यूं पूरा कर देता हूं, ये लो, ये, तो यहां फिर मैं फिर से क्या देख रहा हूं, देखो आप, गर्त से श्रृंग मिल रहा है, यानी कि काली पट्टिका के रूप में, फिर यहां गर्त श्रृंग से गर्त मिल रहा है, और इसी क्रम में फिर आप आगे बढ़ जाएं, इन बिंदुओं को मिलाएंगे आप, ये लो, फिर डार्क आ गई है। इसी तरह से यहां पर भी आप देखेंगे कि यहां पर भी श्रृंग से गर्त मिल रहा है, इसे डार्क से पॉइंट से ले लेंगे आप, यहां पर भी इनको मिला दें आप, ये फिर डार्क। इस तरह से अपन क्या देखते हैं, पर्दे के ऊपर एकांतर क्रम में श्रृंग और गर्त अपन को क्या हो रहे हैं, इसमें प्राप्त हो रहे हैं। आप इसको और बना सकते हैं, पूरे को आप बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको और पूरा आगे तक बनाते जा सकते हैं। इसको अगर आप कंपास या जिसे अपन कहते हैं परकाल, उसकी सहायता से अगर बनाएं तो बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा चित्र बनता है, जिसकी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो केवल हो सकता है इस व्यतिकरण प्रतिरूप को पूछा जाए कि यंग के प्रयोग में जो व्यतिकरण प्रतिरूप पर्दे पर प्राप्त हो रहा है उसका चित्र बनाइए। तो आपको केवल यही चित्र बनाना है, जिसको कि आप परकाल की सहायता से बनाएं। आप इसे और बना सकते हैं आगे, और यहां पर इस तरह से ये आगे तक बढ़ सकता है। बिल्कुल आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा चित्र बनेगा, ये पूरा कवर हो जाएगा आपके पास। तो इस प्रयोग में अपन ने क्या प्रेक्षण देखे, उन चीजों पे अब आप गौर कीजिए। प्रेक्षण में अपन क्या देख रहे हैं कि यंग ने पहला प्रेक्षण अपन क्या देख रहे हैं, पहले प्रायोगिक व्यवस्था तो अपन ने देख ली कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, तरंगाग्र के रूप में है, जिसको मैंने श्रृंग और गर्त के रूप में दर्शाया है। श्रृंग को मैं जो है फुल लेंथ से शो कर रहा हूं, जबकि डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूं गर्त को। श्रृंग और गर्त, जिन बिंदुओं पर श्रृंग से गर्त मिल रहा है या गर्त से श्रृंग मिल रहा है, वहां पर अपने पास पर्दे के ऊपर काली पट्टिका प्राप्त हो रही है, और जिस बिंदु पर श्रृंग से श्रृंग या गर्त से गर्त मिल रहा है, वहां अपन को चमकीली पट्टिका यानी कि दीप्त फ्रिंज अपन को क्या हो रही है, प्राप्त हो रही थी। लेकिन एक बात है, जो केंद्रीय फ्रिंज है वो हमेशा चमकीली प्राप्त हो रही है, ये अपने पास व्याख्या आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके लिए पथांतर क्या है, समान है। देखो, इस कला संबंध स्रोत से ये दूरी
और इस कला समस्रोह से ये दूरी एग्जैक्टली बिल्कुल क्या है, बराबर है, क्योंकि अपन ने इसको बिल्कुल समान दूरी पर लिया है S से, S1 और S2 को, तो ये बिल्कुल मध्य में है, यानी यहां पर तरंगें किस में मिलती हैं, समान कला के रूप में अपने पास मिलती हैं। अब इस प्रेक्षण में क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं वो देखिए। एक देखो, मैंने आप जब इसे परकाल की सहायता से बनाए कंपास से, तो क्या ध्यान रखें, जैसे कंपास से आप यूं खींचोगे चाप, इस तरह से आर्क बनाएंगे आप, यूं आर्क बना रहे हैं आप कंपास से, तो उनकी रेडियस सेम रखें आप। रेडियस सेम का मतलब है जैसे ये आपने ये बनाई, फिर अगले वाले के लिए इसके लिए भी रेडियस उतनी रखें, फिर इसकी रेडियस जितनी है उतनी रेडियस इसके लिए, यानी S1 के लिए जो आप चाप बनाएंगे S1 के लिए, उतनी ही रेडियस का चाप किसके लिए बनाएंगे, S2 के लिए बनाएंगे, फिर इसके लिए। इससे क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस आ रही है आपके पास, ये बिल्कुल सेम इक्वल आएगी। मेरे पास तो इनके बीच में गैप का डिफरेंस है, देखो यहां गैप थोड़ा ज्यादा बन गया, यहां कम बन गया, यहां फिर इक्वल है, फिर यहां थोड़ा कम बन गया, तो यहां आपके ये जो गैप आएगा ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली सही आएगा अगर आप इसे परकाल की सहायता से बनाएंगे तो, यानी कंपास का अगर आप यूज करते हैं। अब अपन इसके प्रेक्षण के बारे में लिख लेते हैं कि इस प्रयोग में अपने पास क्या प्रेक्षण अपन को प्राप्त हो रहे हैं, फिर उसके बाद अपन इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिएगा इसमें प्रेक्षण क्या है। प्रेक्षण यानी इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। पहला अपन ने प्रायोगिक व्यवस्था पर लिख चुके थे, चित्र अपन ने बना ही लिया है। प्रायोगिक व्यवस्था के बाद अब प्रेक्षण में क्या क्या देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट देखो, प्रेक्षण में नंबर 1 सबसे पहले मेरे ये आता है, क्या यंग ने अपने प्रयोग में क्या पाया। ये पाया कि पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ चमकीली और कुछ काली पट्टियां प्राप्त होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। और इन फ्रिंजों का जो समूह है, इस समूह को ही, यानी इस पूरे समूह को ही क्या कहा गया, व्यतिकरण प्रतिरूप कहा गया। इस पूरे समूह को ही व्यतिकरण प्रतिरूप कहा गया। ये अपन ने इसके अंदर देखा है। तो देखो प्रेक्षण में यंग ने अपने प्रयोग में पाया कि अपने प्रयोग में पाया कि नंबर फर्स्ट सबसे पहले उन्होंने अपने प्रयोग में क्या पाया कि पर्दे पर, ये देखो L M और यहां इसे नाम देता हूं मैं N, LMN। इन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ दीप्त और कुछ अदीप्त, पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ दीप्त, या इसे आप कह दीजिए चमकीली, वे कुछ अदीप्त यानी कि काली, डार्क, पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ दीप्त वे कुछ अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं। पट्टियां प्राप्त होती हैं जिन्हें फ्रिंज कहते हैं। जिन्हें फ्रिंज कहते हैं, ये लीजिए फ्रिंज की डेफिनेशन आपके पास आ गई कि इन्हें अपन क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ दीप्त व कुछ अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती है जिन्हें फ्रिंजें कहते हैं। और इनका जो समूह होता है, इन फ्रिंजों का यह समूह क्या कहलाता है, व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। तथा
फ्रिंजों का यह समूह व्यतिकरण प्रतिरूप यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। नंबर सेकेंड, दूसरा अपन क्या देखते हैं इसमें प्रेक्षण में कि पर्दे का जो मध्य का बिंदु जो कि स्लिट S1 और S2 से समान दूरी पर है, सदैव दीप्त फ्रिंज क्या होती है, प्राप्त होती है पर्दे के मध्य के बिंदु पर। जो अपन प्रेक्षण ले रहे हैं इनकी सबकी व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन, और आप इस चित्र को पूरा बना सकते हैं। आप ऐसे और बना लें आप चाहे तो। देखो एक और मैं डॉटेड यहां से ले लेता हूं, एक डॉटेड फिर मैं यहां ले लेता हूं, ये लो कवर हो जाएगा। चलो बना लेंगे फिर इसे। नंबर सेकेंड जो प्रेक्षण अपन देख रहे हैं, पर्दे के मध्य के बिंदु, पर्दे के मध्य के बिंदु, पर्दे के मध्य के बिंदु जो कि स्लिट S1 व S2 से, जो कि स्लिट S1 व S2 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, जो कि स्लिट S1 व S2 से समान दूरी पर है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। पर दीप्त यानी कि चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। नंबर तीसरा प्रेक्षण, दो प्रेक्षण अपन ने जान लिए हैं। तीसरा प्रेक्षण अपन इसमें क्या देखते हैं, किन्हीं भी दो क्रमिक दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। यानी कि इस डार्क से इस डार्क के बीच की दूरी देखूं, यानी इस डार्क से इस डार्क के बीच की दूरी देखूं तो ये क्या होगी, समान होगी। इसी तरह से अगर दूसरे डार्क से, इसी तरह से अगर मैं ब्राइट से ब्राइट के बीच की भी अगर मैं दूरी देखता हूं तो वो भी क्या होगी, समान होगी। ये लो, अगर इस ब्राइट से इस ब्राइट के बीच की दूरी देखता हूं तो वो भी समान होगी, इस डार्क से इस डार्क के बीच की दूरी देखता हूं तो वो भी कैसी होगी, समान होगी। और इनके इस बीच की जो दूरी है, क्रमिक दूरी को, इसी को कहा जाता है फ्रिंज चौड़ाई। तो देखें नंबर थर्ड जो प्रेक्षण अपन इसमें नोट कर रहे हैं वो है किन्हीं भी दो क्रमिक, किन्हीं भी दो क्रमिक किन्हीं भी दो क्रमिक दीप्त या अदीप्त, दीप्त या अदीप्त, किन्हीं भी दो क्रमिक दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंजों के बीच की दूरी समान होती है। समान होती है, जिसे फ्रिंज चौड़ाई के बीच की दूरी समान होती है, जिसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ये लीजिए नंबर फोर्थ और लास्ट प्रेक्षण अपन क्या देख रहे हैं, प्रत्येक दीप्त फ्रिंज पर तीव्रता एक समान होती है। प्रत्येक दीप्त फ्रिंज पर तीव्रता क्या होती है, एक समान, यानी कि मैक्सिमम तीव्रता होती है। और इसकी भी अपन व्याख्या करेंगे क्यों होती है, क्योंकि दीप्त फ्रिंज का मतलब वहां क्या है, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण होगा तो वहां पर तीव्रता का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
और प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज पर भी तीव्रता समान होती है, परंतु वो होती है मिनिमम यानी कि 0। और यहां पर अगर आयाम समान है तो 0 होगी, और अगर 0 वाली स्थिति में है तो ये क्या है, इसका मतलब वहां क्या हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण। तो अपन इसकी भी व्याख्या अपन देखेंगे। तो नंबर 4 जो प्रेक्षण अपन इसमें नोट कर रहे हैं वो ये है, प्रत्येक दीप्त फ्रिंज पर तीव्रता एक समान, और वो एक समान होती है अधिकतम। एक समान क्या है, वो अधिकतम। एवं प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज पर तीव्रता समान, और इस पर जो तीव्रता आएगी वो कितनी होती है, मिनिमम यानी कि लगभग 0। लगभग 0 भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि आयाम लगभग समान हो तो लगभग 0। चलो इसे यहां लिख देते हैं। पर एवं प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज पर तीव्रता समान, लगभग 0 होती है। ये अपने पास 4 के आगे हैं, प्रेक्षण आगे हैं। अब देखिएगा 4 अपने पास जो प्रेक्षण आगे हैं, अब इन चारों प्रेक्षणों की अपन क्या करेंगे, व्याख्या। 4 प्रेक्षण क्या क्या है। पहला, पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ दीप्त व कुछ अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं जिन्हें फ्रिंजें कहते हैं, तथा फ्रिंजों का यह समूह व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। पर्दे के मध्य के बिंदु जो कि स्लिट S1 व S2 से समान दूरी पर है, पर दीप्त यानी कि चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। किन्हीं भी 2 समान दूरी पर है, पर दीप्त यानी कि चमकीली फ्रिंज ही प्राप्त होती है। ये लो, ही प्राप्त होती है। किन्हीं भी 2 क्रमिक दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी समान होती है, जिसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। प्रत्येक दीप्त फ्रिंज पर तीव्रता एक समान यानी अधिकतम, और प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज पर तीव्रता समान यानी कि 0 होती है। अब देखिए इस चित्र को अपन और आगे आप बढ़ा सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो देखिए कैसे कर सकते हैं। एक और आप ले सकते हैं ऐसे, ये लीजिए ऐसे एक, फिर आप इधर से भी आप ले लीजिए एक, ये लो। फिर आपके पास एक बिंदु और आ जाएगा, और आप मिला सकते हो इनको। देखो आप यहां पर, ये लो भाई पॉइंट आ गया। इसी तरह से यहां पर भी आ जाएगा। असमान कला वाले, इस तरह से आप इनको पॉइंट ले सकते हैं और चित्र को और आगे बना सकते हैं। अब अपन इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो इसकी व्याख्या में ध्यान दीजिएगा कि व्याख्या में अपन एक्सप्लेनेशन में क्या क्या होगा पॉइंट, अब उस पर ध्यान दो। पहला प्रेक्षण क्या था, पहला प्रश्न था कि पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं। तो देखिए जिस बिंदु पर जहां पर श्रृंग से श्रृंग मिलता है, एक एक की व्याख्या कर रहे हैं अपन, जहां पर श्रृंग से श्रृंग मिल रहा है यानी कि, या यूं कह सकते हैं गर्त से गर्त मिल रहा है, यानी कि तरंगे वहां समान कला में मिल रही है, और समान कला में मिल रही है अर्थात वहां समपोषी व्यतिकरण हो रहा है, तो सदैव वहां क्या होगी, दीप्त फ्रिंज की प्राप्ति होगी। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा जो प्रेक्षण अपने पास आया था वो प्रेक्षण ये था कि मध्य के बिंदु पर हमेशा तीव्र ही यानी चमकीली ही फ्रिंज प्राप्त हो रही है। तो मध्य के बिंदु पर चमकीली फ्रिंज क्यों प्राप्त हो रही है, तो देखो समान दूरी पर है तो इनके मध्य पथांतर क्या हुआ, 0। पथांतर 0 होने का मतलब इन दोनों S1 और S2 जो कला संबंध स्रोत से जो तरंगे पहुंच रही हैं,
यानी जो वेव फ्रंट जो पहुंच रहे हैं इनके जो संग यानी कि जो समान पथांतर शून्य है यानी कलांतर भी शून्य हो गया, और जब कलांतर शून्य होगा तो सदैव क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और संपोषी व्यतिकरण की अगर स्थिति आ रही है तो सदैव कैसी प्राप्त होगा, मध्य का बिंदु पर चमकीली फ्रिंज ही अपन को प्राप्त होगी। तीसरा जो अपने पास रिजल्ट आया था वो आया था किन्हीं भी दो क्रमिक दीप्त या अद्वित फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या होती है, समान, जिसे अपन बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। तो ये जो फ्रिंज चौड़ाई है अपन इसकी डेरिवेशन में करेंगे कि ये जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो फ्रिंज क्रमांक पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि चौथी और पांचवी फ्रिंज, छठी सातवीं कोई से भी नंबर की हो, फ्रिंज चौड़ाई का मान फ्रिंज क्रमांक पर निर्भर नहीं करता है। लास्ट अपन ने क्या देखा, एक चीज देखी, प्रत्येक दीप्त फ्रिंज पर तीव्रता एक समान होती है और प्रत्येक अद्वित फ्रिंज पर तीव्रता भी क्या होती है, एक समान, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम तीव्रता किस पर डिपेंड करती है, I1 और I2, और दोनों ही प्रकाश स्रोतों की तीव्रताएं क्या है, अपने पास समान है। ये अपन ने प्रेक्षण अपन ने देख लिया है। प्रेक्षण के बाद अपन ने इसकी व्याख्या भी कर ली। अब इस व्याख्या को अपन लिख लेते हैं कि क्या अपने पास प्रयोग में रिजल्ट में आ रहा है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप इस चित्र को कंपास की हेल्प से बनाएंगे, बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया आपके पास ये चित्र बनेगा। अब देखिएगा, अब अपन इसकी कर लेंगे व्याख्या। व्याख्या अपन इसकी करते हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार कला संबंध स्रोत S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं। हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से कला संबद्ध स्रोत S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं। याद कीजिए हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कि द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं जो कि द्वितीयक तरंगाग्र का क्या करती है, निर्माण करती हैं, समान वेग से संचरित होती है, प्रकाश के वेग से संचरित होती है, से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं। अब देखें इसमें, जब इन तरंगिकाओं की अपन बात करें, जब एक का स्रंग दूसरे के स्रंग से, एक का गर्त दूसरे के गर्त से अध्यारोपित होता है, जब एक का स्रंग दूसरे के स्रंग से, जब एक का स्रंग दूसरे के स्रंग से अथवा एक का गर्त दूसरे के गर्त से अध्यारोपित होता है, एक का गर्त दूसरे के गर्त से अध्यारोपित होता है, तो तरंगिकाएं समान कला में, तो तरंगिकाएं समान कला में
अध्यारोपित होती हैं। तो तरंगिकाएं समान कला में क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं। अर्थात उनके मध्य संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है और पर्दे पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। और पर्दे पर क्या प्राप्त होती है अपन को? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो अपन ने क्या देखा? नेक्स्ट की जब समान कला में मिलेंगी तो क्या होगी? दीप्त फ्रिंज अपन को पर्दे पर क्या होगी? इसमें प्राप्त होती है। इन दीप्त फ्रिंज वाले बिंदुओं को अगर अपन मिलाते हैं, समान कला वालों को अगर अपन आपस में मिलाते हैं, तो उस मिलाने वाली जो रेखा है, भाई मैं क्या कह रहा हूं, इन संग से संग को या गर्त से गर्त को मिलाने जो रेखा है उसे कहते हैं निष्पन्द रेखा। फ्रिंज प्राप्त होती है, पर्दे पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। इनको मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा निष्पन्द यानी कि नोट्स, निष्पन्द कहलाती है। ये लीजिए, पहला कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिया है कि जब एक का संग दूसरे के संग से अथवा एक का गर्त दूसरे के गर्त से अध्यारोपित होता है तो तरंगिकाएं समान कला में अध्यारोपित होती हैं, अर्थात उनके मध्य संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है और पर्दे पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। इनको मिलाने वाली रेखा निष्पन्द कहलाती है। इसको अपन नंबर फर्स्ट नाम दे दें व्याख्या में। पहला पॉइंट अपन ने व्याख्या के ले लिया कि तो दीप्त फ्रिंज क्या होती है? प्राप्त। अब नंबर सेकंड में अपन क्या करेंगे? जब एक का संग दूसरे के गर्त से या एक का गर्त दूसरे के संग से, क्या कहा मैंने? एक का संग दूसरे के गर्त से या एक का गर्त दूसरे के संग से अध्यारोपित होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर तरंगें कैसी मिलेंगी? विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी। और विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी तो यहां क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण। और जो फ्रिंज अपन को प्राप्त होगी वो होगी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। तो देखो मैं इसी में कर देता हूं, लेकिन आप उसे वापस लिखिएगा। ये नहीं कि आप भी अपने जो लिखा है उसी में मिटान के ऐसा कर ले, नहीं। मैं अब नंबर फर्स्ट व्याख्या में मैंने कर दिया है कंप्लीट। अब मैं कर रहा हूं इसी में नंबर सेकंड। देखो मैं किस तरह कर रहा हूं। जब एक का संग दूसरे के गर्त से अथवा एक का गर्त दूसरे के संग से अध्यारोपित होता है। मैं नंबर सेकंड कर रहा हूं, नंबर फर्स्ट तो मैं लिख चुका, उसको आपने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो तरंगिकाएं विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, अर्थात उनके मध्य विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है और पर्दे पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। इनको मिलाने वाली रेखा को प्रस्पंद, ये लो प्रस्पंद, इनको मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद कहलाती है। ये लो मैंने तो लिख दिया उसको, फटाफट से लिखने का टाइम बच गया। अब आप इसको ऐसे कैसे उतार लें, लेकिन वापिस से आप अपनी तरफ से करेक्शन ना कर लें उसमें। तो ये अपन ने क्या देख लिया? नंबर सेकंड व्याख्या देख ली। नंबर थर्ड व्याख्या और देख लें कि जो केंद्रीय जो फ्रिंज है वो दीप्त क्यों होती है? क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज दीप्त इसलिए होती है क्योंकि वहां पर दोनों कला संबंध स्रोतों से पहुंचने वाली जो तरंगिकाएं होती हैं उनके मध्य पथांतर क्या है? शून्य है। पथांतर शून्य है तो कलांतर भी क्या है? शून्य है। कलांतर शून्य है तो संपोषी व्यतिकरण होगा, इसलिए वो सदैव कैसी प्राप्त होगी? चमकीली। चलो ये व्याख्या और थर्ड पॉइंट और अपन नोट कर लेते हैं। दो तो अपन ने कर लिए हैं कंप्लीट।